हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स को। हम देख रहे थे फिजिक्स के, हम उसके पार्ट 2 को देख रहे थे। पार्ट 2 का मतलब यहाँ से हमारे क्या है, फिजिक्स आपको दो भागों में बटा हुआ है, जिससे आपको अच्छे से पता है कि इसमें हमें पहले में विद्युत के बारे में है, हमने ये चीज आपको बताया हुआ है, और आपके इसके दूसरे भाग में प्रकाश के बारे में है। तो हमने प्रकाश का जो चैप्टर है वो हम उसको देख रहे हैं लगातार, और ये इसका पार्ट नंबर 7 है। हम प्रकाश वाले चैप्टर को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम आ गए हैं गोली दर्पण के क्या कहते हैं, गोली दर्पण में संबंध आज हम देखने वाले हैं उसके यूवीएफ में। तो ये यूवीएफ क्या है, इसको भी आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन पे कुछ समय के लिए आपको कुछ चिन्ह परिपाटी दिखाई देंगी, जिसको आपको एक बार देख लेना, समझ लेना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ से बता देने वाला हूँ कि अवतल दर्पण में जो उसकी दूरियां होती हैं वह सदैव बाई तरफ से ली जाती हैं, और उसकी सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी वो माइनस में ली जाती हैं। और यही इसकी जगह उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, और अर्थात ये आप मान सकते हैं कुछ चीजों के लिए उसमें नियम लागू नहीं होते। लेकिन अवतल दर्पण के लिए जो नियम लागू होते हैं वह आपके अधिकांश ऋणात्मक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ लेना है। और बाकी आपके सामने आपको यहाँ पर काफी कुछ ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो स्क्रीन पे ये जो आपको प्ले हो रहा है, आप एक बार इसको वीडियो को रोककर आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको इसके आगे का टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, गोल्डी दर्पण में यूवीएफ में संबंध, ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या आपने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आप कमेंट में जल्दी से यस लिखिए। तो आज हम चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक होने वाला है गोली दर्पण में यूवीएफ में संबंध, वो भी अवतल दर्पण के लिए। देखिए, अवतल दर्पण के लिए हमको समझना है सबसे पहले, इसके बाद हम फिर उत्तल दर्पण के लिए भी समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। मान लेते हैं माना, देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ मैं बोर्ड लगाने की कोशिश करूंगा, जहां पर हमने इस दर्पण को हम बनाते चलेंगे साथ साथ में। और आप लोग चिंता मत कीजिएगा किसी भी प्रकार की, आपको इसका पूरा पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर ऑफ आपको मिल जाने वाला है, पूरा पीडीएफ, और इसकी पूरी डिटेल भी आपको वहां पर मिल जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले यहाँ पर एक हम गोली दर्पण बना लेंगे, इसको हम कलई कर लेते हैं फटाफट से, इसको हम कलई कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा। और इसका यह क्या है, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे इसका पोल होता है, और यहाँ पे इसका हम केंद्र बना लेते हैं। केंद्र को हम सी से लेते हैं। आपको अगर आपने इसके पिछले वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यह इसका फोकस होता है, ये इसका फोकस होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे इसके आगे क्या है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका केंद्रक C है, जिसका केंद्रक C है। आप एक बार देख लीजिए, हमने यहीं पर इसको लिखा हुआ है, जिसका ध्रुव P है, जिसका जो ये है ध्रुव था, यह P है, ध्रुव इसका ये P था, और फोकस दूरी फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अच्छा, ये फोकस दूरी क्या होता है, तो आपको पता है कि P से लेकर F के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ की ये जो बीच की ये जो दूरी होती है, इसे फोकस दूरी कहते हैं। यह क्या है, यह C है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। अवतल दर्पण के क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण के उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है। तो यह आपका यह अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है। हम इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखते हैं, जो कि वस्तु का नाम A और B है, वस्तु का नाम A और B है। अच्छा, इसके A सिरे से, वस्तु के A सिरे से एक प्रकाश किरण चलती है। वस्तु के सिरे A से चलने वाली प्रकाश किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है। तो यानी इसके कहने का क्या अर्थ है कि इसके सिरे A से एक प्रकार की प्रकाश किरण ऐसे चलती है, ऐसे यह चलती है, और यह एक बिंदु पे आकर टकराती है जिसका नाम R है। एक बिंदु पे यह आके टकराती है। स्टूडेंट्स, आप लोग पूरा अपना ध्यान, अपना दिमाग यहाँ पर लगाइए। कभी आप इसको नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट का मैं पूरा मौका दूंगा, आपको सब मिलने वाला है। पहले आप ध्यान दीजिए, ए से हमने यहाँ पर एक प्रकाश किरण डाली, जो कि आर किसी बिंदु पर जाके वह टकराई। आर से टकराने के पश्चात इसका प्रकाश का परावर्तन हुआ, और यह क्या हुआ, यह इसके
कि गोली दर्पण के फोकस से होकर के गुजरा, गोली दर्पण के फोकस से होकर के गुजरा। तो ठीक है, और पुनः पुनः सिरे से एक प्रकार की प्रकाश किरण क्या कहते हैं, इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी, किसके, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी। तो गुजरने के पश्चात यह दोनों लाइनें क्या होती हैं, गुजरने के पश्चात क्या होता है, जब कोई भी क्या होती है, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह उसी पर वापस लौट जाती है। आपको ये नियम कक्षा 10 में याद होगा काफी अच्छे से। अगर आपको इतना पता है तो आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह दोनों लाइनें आपस में यह जहां पर मिलती है वहां पर हम जब एक लंब खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि यह इस वस्तु ए बी का यहाँ पर यह प्रतिबिंब बनने वाला है, जिसका नाम है ए डैश और बी डैश, ये इसका नाम होने वाला है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए हमने यहाँ पर लिखा क्या क्या था। अब ये देखिए, मैंने आपको सारी चीज बोल दी, तो मैंने ये जो बोला हुआ है ना वही चीज यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, और दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है, और दर्पण की शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है, AR दर्पण के R पे यह आके आपतित होती है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, यह जाती है। और प्रकाश की यह दूसरी किरण कौन सी, AS दर्पण के C से होकर के जाती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी पर वापस लौट जाती है, यह आपको पता होगा। तो परावर्तन के पश्चात C से यह परावर्तित होती है, दोनों किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से बिंदु A पर काटते हैं, और A डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब A डैश B डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो स्टूडेंट आपको यह है जो ये फिगर था, आपको यह चीज यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब चलते हैं इसके हम एक लेवल अप, अब हम इसको समझने वाले हैं, यानी अब आप संबंध को समझने के लायक, अब आप संबंध को समझने के काबिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार हम ब्लैक बोर्ड से अब हम व्हाइट बोर्ड के तरफ हम मुड़ते हैं। एक बार मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ सारी चीजों को, तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जल्दी से इसको सेट कर लूं। तो यह कुछ इस प्रकार से सेट हो गया होगा। तो शायद ये आपको क्लियर दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर क्लियर दिख रहा है तो जल्दी से आप लोग थम्स अप का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए कि सर जी आपको यहाँ भी आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप एक बार उसको क्लियर कर दीजिएगा, जहां भी आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी भी क्या देखा, हमने ये फिगर को हमने समझ लिया कि कौन से फिगर में क्या चीज हो रहा था। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी तो वो वाला फिगर अभी तक मैंने इसको इरेज नहीं किया, मैं इसको साथ में भी मैं इसको रखूंगा। अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे माना दर्पण के ध्रुव यानी P से वस्तु AB की दूरी, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से लेकर यहाँ की बीच की जो दूरी है, यहां से लेकर यहाँ की जो बीच की दूरी है उसको U से लिखते हैं। उसको किससे लिखते हैं, वस्तु की जो दूरी होती है उसको U से लिखते हैं। तो उसको हमने U से लिखा। आपने यहाँ पर देखा कि हमने U को माइनस में लिया है, तो आप एक बार आप अच्छे से ध्यान में लाइए। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अवतल दर्पण की जो दूरियां है वह सदैव माइनस में ली जाती हैं, वह ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर यह दूरी माइनस में ली गई। इसके बाद दर्पण के ध्रुव के P से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब A डैश B डैश की जो दूरी है A और B डैश, यानी यहां से लेकर यहाँ की बीच की ये जो दूरी है, इसके बीच की यह जो दूरी ये ले रहे हैं उसको ये V से यह काउंट कर रहे हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपके प्रतिबिंब की दूरी को देख रहे हैं, -V है। अच्छा, अब इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब P से लेकर C के बीच की दूरी। अब आप बोलेंगे C कहाँ है, तो ये दूरी है, यहां से यहाँ की इसके बीच की जो दूरी है, P से लेकर F के बीच की जो दूरी होती है, यह वक्रता, यह क्या करती है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो यह आपका -R हो जाएगा। उसी प्रकार फोकस दूरी भी -F हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाक से चलेंगे अपने फिगर में। हम फिगर में क्या समझने वाले हैं कि अब हम आएंगे त्रिभुज हम अपने देखने वाले हैं। त्रिभुज हम कौन से देखेंगे, ABC में त्रिभुज
ए बी सी में जो स्टूडेंट पीसीएम के हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जो स्टूडेंट देखिए जो स्टूडेंट पीसीबी के हैं वो एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि पीसीएम स्टूडेंट को समझ में आसानी से आ जाने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, यानी हम इसमें देखने वाले हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम देखने वाले हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम जब देखने वाले हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी, ये जो ए बी है यह ए डैश बी डैश के बराबर है, यह इसके बराबर है, तो यह वाला पार्ट भी इसके बराबर होगा। ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो ये वाला पार्ट भी इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बटे बी डैश सी। यह इसका समीकरण नंबर 1 यहाँ से बन जाने वाला है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए फटाफट से आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। पंखा उंखा लेके बैठिएगा, मैं तो मेरा फैन के यहाँ बैठा हूँ, मतलब खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु आर से खींचा गया लंब। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर यह टच किया था, यहाँ से अगर एक हम यहाँ से लंब खींचते हैं, जब यहाँ से हम लंब खींचेंगे तो यह इस पे जब यह टच होता है इसको हम नाम देते हैं यन, इसको हम नाम दे देते हैं यन। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ भी हमको एक यह त्रिभुज सा ये हमको यह प्रतीत होता है। तो अब हम कौन से त्रिभुज में हम देखने वाले हैं कि मुख्य अक्ष पर बिंदु आर से खींचा गया लंब आर्यन है। एक यहाँ पर आर्यन ये आपका क्या है, वो हो गया, ये लंब हो गया। तो अब हम देखने वाले हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ये वाले में, ये वाले में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, और कौन से वाले आपके त्रिभुज में, आर एन सी में, आर एन और सी में। यानी अब हम त्रिभुज इसके वाले में और इसके वाले में देखने वाले हैं। त्रिभुज इसके 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 मतलब ए डैश बी डैश सी में और उसके बाद आर्यन सी में हम देखने वाले हैं। हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो आर्यन है वो ए डैश बी डैश के बटे में है, यानी आर्यन बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटे बी डैश एफ, ये इसके इक्वल में होता है। अच्छा, यहाँ से हम क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ से हम क्या अभी हम यहाँ से क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि देखिए यही वाला ए डैश बी डैश ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ इसके बराबर था। अभी भी हमने देखा ना इसके ऊपर, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके भी बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा ना। तो हम लिख सकते हैं एन आर इक्वल टू ए बी, एन आर इक्वल टू ए बी। अरे यार देखिए, राम है, श्याम है और मोहन है, ठीक है, मोहन। मैं कहता हूं कि राम की हाइट 6 फीट है, श्याम की हाइट भी 6 फीट है और मोहन की हाइट भी 6 फीट है। जब इन तीनों की हाइट 6 फीट है तो तीनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके आगे अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि देखिए अब हम यहाँ से अब हम देखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटे एन बी डैश एफ होगा, ठीक है। इतना होने वाला है। तो यदि दर्पण का जो द्वारक है अगर वो छोटा है, दर्पण का ये जो द्वारक है, ये जिसका नाम हम यहाँ पर M1 और M2 हम रख रहे हैं, अगर इसका ये जो द्वारक है अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो बिंदु R से दर्पण के ध्रुव के समीप होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो n हम यहाँ मान लिए हैं, अगर इसको हम P से ही मान लेते हैं, हम n को भूल जाते हैं। एक काम करते हैं, हम n को भूल जाते हैं, जो यह लंब खींचा गया है इसको हम डायरेक्ट इसको हम P में टच करा देते हैं, n को हम भूल जाते हैं। तो जहां जहां n था उसकी जगह हम p लिख देते हैं। तो उसकी जगह हम जब p लिख देंगे तो हमको यह इसके लगभग यह बराबर होगा, जहां से हमको इसका दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये इसका दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत कम पड़ेगी आपको, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण पहला और दूसरा आपको यह क्लियर हो गया होगा। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या था, यहाँ था ये चीज आपने देखा जहां पे आपको यह BC बटे B डैश C मिला था और उसके इक्वल में PF बटे P डैश F मिला था, तो इसको मिला था। इसके आगे अब हम क्या देंगे, जब हम इतना देख लेते हैं तो इतना हमको देखने के पश्चात हमको यहाँ से क्या मिलता है कि हम BC को हम लिख सकते हैं, जो हमारा BC है उसको हम लिख सकते हैं PB माइनस PC,
पीबी माइनस पीसी उसको लिख सकते हैं ना। अरे यार एक बार मैं फिर जाता हूँ। हाँ तो कुछ एरर आ गया था, तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा था कि मान लेते हैं राम श्याम मोहन तीनों लोग हैं, और अगर अगर राम 6 फीट का है मैं बोलूं, और अगर श्याम 6 फीट का है, तो यानी राम मोहन के बराबर है। अगर राम मोहन के बराबर है, श्याम भी मोहन के बराबर है, तो मोहन क्या है, यह भी तो राम के ही बराबर होगा ना डायरेक्टली। और क्या है कि वही चीज मैं आपको ये है यहाँ पर मैं वही चीज आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। साधारण सी चीजें हम लोग कहाँ पे पहुंचे, तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे, हम लोग समीकरण को देख रहे थे। ये जो बीसी है, यानी बीसी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बीसी बटे अगर हम बीसी को मान लेते हैं, ये आपकी बीसी की लाइन है बी, और ये आपकी सी की लाइन है, या मान लेते हैं आपका ये वाला है ये बीसी, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पी है। तो अगर अगर हम इतने में से अगर हम पूरे को माइनस कर देंगे, अगर हम जैसे पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अगर हम इतने को माइनस कर देंगे, तो बचेगा तुम्हारा बीसी है ना, बचना तो हमारा इतना है। तो इसको हम यानी बीसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने बी डैश सी को भी हमने उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, और ठीक उसी प्रकार से हमने इसको भी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित मान रखने वाले हैं। हम यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या पता है कि देखिए चिन्ह सहित मान रखने का, हाँ हमको पता है कि पीवी का जो मान था, पीवी का मान माइनस यू है था, तो माइनस यू हम यहाँ पर माइनस के साथ ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, माइनस यू था। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पीसी का मान कितना था, तो पीसी का मान माइनस आर था, तो हमने यहाँ पर माइनस आर लिखा, माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस आर लिखा। ब्रैकेट में माइनस क्यों, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर इसमें यह माइनस पहले से लगा हुआ है, ये इसमें पहले से इंक्लूडेड है। और इसी प्रकार से हम सभी का मान रख देते हैं, जैसे पीवी का मान, पीसी का मान और पीवी का मान, सभी का मान आपस में जब हम रखते हैं, पीएफ का मान रखते हैं, पीएफ का मान आपको पता है एफ है। तो ये जो मान हमने ये माना हुआ था सबसे शुरू के वीडियो में, उन सबका मान रखते हैं तो हमको ये वाला प्राप्त होता है, इतना हमको प्राप्ति होती है। और जब हमको ये प्राप्त हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस वी हो जाता है। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इक्वल टू माइनस एफ बटे, यहाँ भी देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा, यह हो जाने वाला है। तो हम जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं फोकस दूरी का, और क्या कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या के संबंध में हमने इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि एफ इक्वल टू आर अपन टू, इसको हमने पढ़ा था। तो हमने उसको जब पढ़ा हुआ था, हमने इसको पढ़ा हुआ था, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू 2f, आर का मान 2f आ गया। तो जब आर का मान 2f आ गया तो अब हम क्या कर देने वाले हैं, इसमें हम जहां जहां आर है वहां पर हम 2f लिख देंगे, यानी हमको आर का मान 2f यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर आर का मान हम यहाँ 2f लिख देते हैं, माइनस यू प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ, इतना लिख देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणनफल करने वाले हैं। ये चीज क्या होता है, ये चीज आपने पढ़ रखा है, इसके पहले जो स्टूडेंट्स पीसीएम से उनको अच्छे से पता होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करने वाले हैं, यानी इसका गुणा इसमें होगा। मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाले का मतलब जो यहाँ पे पार्टिकल है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, तो हम क्या करेंगे, ए का गुणा है यह डी से करेंगे, ए का गुणा डी से करेंगे, बी का गुणा सी से करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम इसके आगे हम करने वाले हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। तो जब इन दोनों का हम आपस में ये देखिए गुणा करते हैं, तो सबसे पहले माइनस यू का गुणा सब में होगा, फिर प्लस 2f का गुणा सब में होगा। तो माइनस जब हम u का गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा u और v, तो u और v, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये क्या था, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद 2f आ जाएगा, 2f u आ जाएगा, ठीक। देखिए अब जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमको अंत में ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा करने के पश्चात में जो कट रहा होता है उसको हम काट देते हैं, और जो बच जाता है सबसे अंतिम में हमारा बचता है ये वाला पार्टिकल, क्या बचता है, यू वी माइनस एफ यू, ठीक है, यह बचता है, उसके इक्वल टू में 0 बचता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एफ वी है
एफ वी है, इसको हम इधर की तरफ भेज देंगे। जब इधर की तरफ भेज देंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, उधर जाते ही ये क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। तो हम इन दोनों का माइनस जो है, इन दोनों का माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का माइनस हम कॉमन लेंगे, माइनस माइनस से कट जाएंगे, जिससे हमको मिल जाएगा एफ वी प्लस एफ यू इक्वल टू यू वी। ठीक है, यू वी हमको मिल जाने वाला है। अब हम दोनों तरफ यू वी एफ में हम भाग देने वाले हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हम यू वी एफ में हम भाग दे देंगे। और भाग देने के पश्चात हमको पता है कि देखिए यह वाला आपका इतना पार्टिकल या इतना तक देखिए, इतना यह बचा हुआ था। तो जब हम भाग देते हैं तो v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, v से u ये कट जाएगा। तो क्या बचा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यही ये हमारा ये क्या करता है, यह आपका दर्पण सूत्र है, इसी को हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि गोली दर्पण में यू वी एफ का संबंध। तो आई होप आपको सारी चीज काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उससे पहले आप लोग को मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। तो आप लोग एक बार पहले इस स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद इसके आगे वाला पार्ट आपको लिखना है। तो आप लोग एक बार सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फ्रेम के बाहर हूँ, आप लोग जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है इस वाले पार्ट का। अब आपको इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसको आपने लिख लिया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाने वाला है हमारे व्हाट्सएप पे। और साथ साथ और इसके कुछ अगर आपको कुछ भी और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाने वाली है, हमारे इसी चैनल पे मिल जाने वाली है लगातार। तो स्टूडेंट्स आपको हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ और भी क्या कहते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। और इसके हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, जो कि हम देखेंगे इसकी अगली वीडियो में। अगर आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप अपने दोस्तों को भेजिए, उनको बताइए कि क्लास चल रही है। सारी चीजों को हम काफी अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही मेहनत से देख रहे हैं। तो तब तक आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।